नमस्कार। मैं मनोज जागलान एक बार फिर आपके साथ लाइव हूँ और हम पढ़ेंगे कल के खनिज से आगे का पार्ट। और कल हमने डिस्कस किया था कोयले के बारे में हमने सब बातें कर ली थी। तो आज हमारा मेनली जो लेक्चर रहने वाला है वो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और थोड़ी बहुत बातें हम करेंगे तो यूरेनियम और थोरियम से संबंधित कर लेंगे। तो आज की क्लास को यहीं से शुरू करते हैं। सतपाल नमस्ते, राम राम भाई। हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। सब बच्चे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। निकिता नमस्ते, राम राम। सुरेंद्र कटारिया गुड इवनिंग। काजल गुड इवनिंग, नमस्ते भाई। ओके, करें शुरू। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में जो आ जाना चाहिए, तो हम जो शुरू करने वाले हैं वो खनिज तेल को शुरू करने वाले हैं। खनिज तेल, पेट्रोलियम भी हम कह देते हैं। पेट्रोल अलग चीज होता है, पेट्रोलियम जो हमारे पृथ्वी के अंदर से निकलता है उस तेल का नाम होता है खनिज तेल। जो चट्टानों से निकलता है उस तेल का नाम है। तो आपको पता होगा कि कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है, मतलब उसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये बड़ी काम की बात है कि पेट्रोलियम में क्या होता है। पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। पहली बात। दूसरी बात आपको जो समझ में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि खनिज तेल का निर्माण कैसे होता है। मैक्सिमम कंडीशन में जो आपका समुंदर होता है, जहां पे भी आज खनिज तेल मिल रहा है वो भाग पहले समुंदर रहा है, लगभग 99%। ओके। हाँ भाई, अंकित अलेवा, बहुत दिन बाद आए हो अंकित, कहाँ चले गए थे। हाँ भाई, ये समुंदर है। इस समुंदर के अंदर बहुत सारे जलीय जीव रहते हैं और इन जलीय जीवों में सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो मछलियों का योगदान होता है। और जब ये मछलियां मर जाती हैं और ये तली में जम जाती हैं और इनके ऊपर से आपकी ये मान के चलें कि जब अवसाद का जमा होता है, अवसाद का जमा होता है, तो ये मछली जो नीचे दब गई, मतलब समुद्र में मछली मरी, वो नीचे दबी, उसके ऊपर रेत मिट्टी जमी, और जब मिट्टी दबती है तो ये मछली जो है ना अंदर ऐसे दब जाती है और इसके अंदर से तेल बाहर आता है। तो आपका जो तेल बनता है वो मछलियों की चर्बी के बाहर आने से बनता है। यानी कि इस पेट्रोलियम खनिज तेल का निर्माण, खनिज तेल का निर्माण जलीय जीवों के, जलीय जीवों के अवसादों के नीचे दबने से, नीचे दबने से होता है। जलीय जीवों के नीचे दबने से होता है। मेनली आपके मछली जो होती है उनके नीचे दबने से होता है। इसलिए जहां पहले समुंदर कहीं कम गहरा रहा वहां ज्यादा मछलियां रही, वो ज्यादा नीचे दब गई और उससे आपका खनिज तेल ज्यादा बना। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगली बात, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस दोनों एक साथ बनते, एवं प्राकृतिक गैस अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ये खास बात है। अच्छा, ये अवसादी चट्टान भारत में कौन से युग की है। टर्सरी युग की अवसादी चट्टानों में, टर्सरी युग की अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं विशेष करके। इतनी बात क्लियर है। अब हम चलते हैं
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना। हाँ, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1956 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1956 में हुई। हाँ, अब हम चलते हैं। अच्छा, ये बात लिखी नहीं क्या आपने? एक बार आप जल्दी से लिखें, और इतनी बात आपने लिख ली तो आप मुझे बताएं। हाँ भाई, जल्दी कमेंट करके बताएं। हाँ भाई, विशाखा गोयल, गुड इवनिंग। ये हमारी बात है यहां तक की क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं पेट्रोलियम के भंडार, पेट्रोलियम के भंडार। हम बात करें भंडारों की तो सबसे ज्यादा भंडार हमारे अप तटीय क्षेत्र में है। अच्छा, इस अपतटीय क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफशोर। ऑफशोर, ऑफशोर का मतलब हो गया, जो मैंने कल पर आपको बताया होगा कि ये आपका समुद्र है, इसके अंदर 200 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है, 200 नॉटिकल मील, वो 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र हमारे EEZ होता है। और उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो आपके खनिज तेल पाया जाता है उसको हम अपतटीय क्षेत्र कहेंगे। तो भारत में सबसे ज्यादा भंडार जो है वो समुद्र तटीय क्षेत्र में। 2 नंबर पे आपके भंडार है असम में, 3 नंबर पे गुजरात में, और 4 नंबर पे राजस्थान में। अभी भंडारों की स्थिति ये वाली है। ठीक है जी। अब आता है उत्पादन। उत्पादन, उत्पादन में आप बात करेंगे तो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है अपतटीय क्षेत्र में। अपतटीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा अपतटीय क्षेत्र में होता है। राजस्थान पहले भी पहले नंबर पे था, अभी भी पहले नंबर पे, लेकिन राजस्थान में खनिज तेल का उत्पादन भारत के कुल खनिज तेल के उत्पादन में घटा है। पहले लगभग 22.10% उत्पादन करता था, अभी 15-16 उत्पादन कर रहा है 2024-25 की आर्थिक समीक्षा में जो डाटा है उनके अनुसार। लेकिन अभी भी नंबर 2 पे राजस्थान है। हाँ, और नंबर 3 पे आपका उत्पादन करने में गुजरात, गुजरात, और 4 नंबर पे असम। असम, ये हमारी कुछ बातें हैं। अभी क्या होता है, जैसे दिसंबर तक के आंकड़े जारी हुए हैं, आपके महीने बाद जो है वो 2023, सॉरी 2024 और 2025 की जो इकोनॉमिक ईयर 31 मार्च को कंप्लीट होगी, उसके उस जो 31 मार्च को कंप्लीट हुई उसके डाटा आ जाएंगे। और जैसे डाटा आएंगे तो हम इनको यदि कोई थोड़ा बहुत चेंजमेंट होगा तो हम उसको वापस आपको अपडेट करेंगे। ये चीज़ें बदल सकती हैं कभी भी, तो बदलते ही आपको वापस से इंफॉर्म करेंगे कि ये चीज़ें बदल गई। इतनी बातें होती हैं। तो ये आपके क्षेत्र हो गए। अपतटीय क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है? बॉम्बे हाई। बॉम्बे आई सबसे ज्यादा बॉम्बे आई है, लेकिन अकेला बॉम्बे आई नहीं आता इसमें। इसमें बसीन क्षेत्र भी आएगा, बसीन भी आएगा, अलिया बेट और खड़िया बेट भी आएगा। ये सारे के सारे समुद्र में जो होते हैं उन सबको अपतटीय क्षेत्र बोलेंगे। और ये आपके केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। बेटा देख सुरेंद्र, ये मैंने बता रखा, समुद्र के अंदर कल की क्लास या पहले की क्लास आपने देखी होगी तो मैंने आपको बताया होगा
कि किसी भी देश की तट से लेके 200 नॉटिकल मील तक समुद्र में जो क्षेत्र होता है वो EEZ होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। उस 200 नॉटिकल मील में वो देश खनिज निकाल सकता है। और हमारे देश में जिस राज्य में जो खनिज निकलेगा वो तो राज्य का होगा, क्योंकि आपको पता है खनिज जो है वो राज्य सूची का विषय है ना, राज्य सूची में आएगा। अब जो समुद्र के अंदर निकलेगा वो होगा केंद्र सरकार के अधीन, और इसको बोलते हैं अपतटीय क्षेत्र। इसके ऊपर किसका अधिकार होता है? केंद्र सरकार का। या जो भी रेवेन्यू प्राप्त होगा वो केंद्र सरकार को जाएगा। राजस्थान में तेल निकलेगा वो राजस्थान को जाएगा। हाँ, ये बातें बेटा पहले बताई थी मैंने। देखो पहले स्टार्टिंग से क्लास देखनी होती है, आपको पता ही है। ये आपके भंडार है, ये आपके उत्पादन है। यदि उत्पादन में चेंजमेंट होता है तो आपको डाटा अपडेट होता ही इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आप लगातार जुड़े रहें। इन सब चीज़ों के लिए बेटा पहला काम होता है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट के साथ, जिस भी सिस्टम के साथ जुड़े हो, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उसके साथ जुड़े रहें, क्योंकि वो जैसे इंफॉर्मेशन आएगी तो उसको पता है मैंने क्या बताया था और अब क्या चेंजमेंट हो गया, तो वो आपको कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आपको इन्फॉर्म करेगा, भाई यूट्यूब के वीडियो के थ्रू या कोई पोस्ट के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू। तो हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी। हाँ हाँ भाई रितु गोदर है। चलो अगली बात पे चलते हैं। पहला सवाल आएगा, भारत में पहला खनिज तेल का कुआं, पहला खनिज तेल का कुआं कहां खोदा गया था और कब खोदा गया था? भारत में पहला खनिज तेल का कुआं 1867 में असम के माकूम में खोजा गया था। 1867 में, और असम के माकूम में खोदा गया था। भारत में पहला तेल का कुआं 1867 में असम के माकूम में खोदा गया था। ओके 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 सुरेंद्र, ओके ओके यार, तेरी एक बात के लिए बता कितनी बात बतानी पड़ गई। पहले बता देता कि ये ऑफशोर ऑफशोर लिखा था। ओके, भारत में पहला खनिज तेल का कुआं 1867 में असम के माकूम में खोदा गया, और दूसरा तेल का कुआं जो था वो भी आपके असम में खोदा गया, और 1889 में डिगबोई में खोदा गया। 1889 में असम के डिगबोई में, ये दूसरे नंबर पे तेल का कुआं खोदा गया। अच्छा, इसके बाद आपसे सवाल पूछ ले तो 1961 में खंबात की खाड़ी में तेल का पता चला। और 1973 में बॉम्बे हाई में, 1973 में बॉम्बे हाई में तेल की खोज हुई। ये आपकी बात थी। ये आपके सामान्य सवाल ऐसे आ जाते हैं कि भारत का पहला तेल का कुआं कहां खोदा गया, कब खोदा गया? माकूम में खोदा गया 1867 में, 1889 में असम के डिगबोई में खोदा गया, 1961 में खंबात की खाड़ी में तेल का पता चला, और 1973 में बॉम्बे हाई में पता चला। हाँ डिगबोई है, डिगबोई है भाई। हाँ जी मनोज जी, राम राम। ओके, इतनी बातें क्लियर है। अब आपके जो सवाल आते हैं वो प्रमुख क्षेत्र से आते हैं। मतलब आपको एक तरफ सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा से यही पॉइंट रहा है, प्रोडक्शन से संबंधित पूछ तो लेते हैं लेकिन बहुत कम पूछते हैं, प्रमुख क्षेत्र। तो हमारे सबसे पहले हम अपतटीय
क्षेत्र को देखते हैं। अपतटीय क्षेत्र में हम देखें तो सबसे पहला हमारा बॉम्बे हाई है। बॉम्बे हाई, आपको पता है बॉम्बे हाई कहाँ है? ये भारत है, इसमें ये मुंबई है, मुंबई। और इस मुंबई से 160 किलोमीटर दूर, 160 किलोमीटर दूर, यहां 160 किलोमीटर दूर समुद्र में है बॉम्बे आई। हाँ, मुंबई से 160 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित, समुद्र में स्थित, ये आपकी पहली बात होगी। इसके बाद आपके बसीन क्षेत्र है, बसीन, बसीन, ये बसीन क्षेत्र आपके बॉम्बे आई के दक्षिण में, इसके दक्षिण में आपका ये वाला, ये बॉम्बे आई के दक्षिण में है। और तीसरे नंबर पे आपका ऊपर गुजरात तट के ऊपर, आप ये कह सकते हो ऊपर चल के एक अलिया बेट और एक खड़िया बेट, अलिया बेट ये भी समुद्र में है, और आपका खड़िया बेट ये भी आपका समुद्र में है। इसकी बात बता दूं, आपने नाम सुना होगा भावनगर, उससे 45 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित है। भावनगर से 45 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, आपको इतना याद रखना है, ये भी खंबात की खाड़ी में, 45 किलोमीटर दूर तो नहीं है लेकिन खंबात की खाड़ी में। आपको इतना याद रखना है कि ये चार क्षेत्र जो हमारे हैं ये अपतटीय क्षेत्र हैं, और इनके ऊपर जो प्रोडक्शन होगा वो केंद्र सरकार का होगा, ये वाली बात है। इतनी बात क्लियर है क्या, बता दो? हाँ, इतनी बातें क्लियर है। आपको इनमें से कोई भी तेल क्षेत्र आ जाए, उसको आप किसके साथ मैच करोगे? अपतटीय क्षेत्र के साथ, और ये बताओगे कि यहाँ जो खनिज तेल निकल रहा है वो केंद्र सरकार का होगा। इतनी बातें क्लियर है? तो आप जल्दी कमेंट करें। कमेंट बहुत लेट करते हो तब तक समय बहुत खराब होता है। हाँ, अब हम चलेंगे राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान में सबसे पहले तेल कब निकला? आपको बताऊंगा 29 अगस्त 2009 को बाड़मेर में मंगला में पहला तेल कुआं खोदा गया। 29 अगस्त 2009, 29 अगस्त 2009 को बाड़मेर के मंगला में, बाड़मेर के मंगला में पहला, बाड़मेर के मंगला में पहला तेल कुआं, तेल कुआं खोदा गया। पहला तेल का कुआं खोदा गया। अभी आपको याद रखना है कि बाड़मेर में 3 बड़े क्षेत्र हैं, बाड़मेर में 3 बड़े क्षेत्र, और उनको एक्चुअली में MBA कहते हैं, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, इंडिया लेवल के एग्जाम में ये 3 ही आते हैं। बाकी आपको याद रखना है, इसके अलावा यहाँ शक्ति, इसके अलावा यहाँ जो तेल क्षेत्र है उसका रागेश्वरी और शहीद तुकाराम, शहीद तुकाराम तेल क्षेत्र, ये इसके नाम है जो बाड़मेर में, ये आपके बाड़मेर के तेल क्षेत्र है, बाड़मेर के तेल, यानी कि आपके इंडिया लेवल के एग्जाम में राजस्थान के क्षेत्र मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, शक्ति, रागेश्वरी, शहीद तुकाराम, शहीद तुकाराम, ये आपके जो है वो बाड़मेर में राजस्थान में खनिज तेल के क्षेत्र है। उसके बाद सुनिए, एक क्षेत्र आपका है जाओ, जाओ क्षेत्र, वो जालोर में है लेकिन वो आपके यहाँ नहीं आने वाला।
नहीं आने वाला, क्योंकि राजस्थान से संबंधित इतने ही सवाल आपके आने वाले होते हैं। हाँ, चाओ क्षेत्र, चाओ चाओ क्षेत्र जालोर में है, जालोर राजस्थान की। भाई टिया लेवल के एग्जाम में ये आपके तीन ही आएंगे, मंगला मंगला भाग्य में ऐश्वर्या। ये तेल क्षेत्र कहाँ है? राजस्थान में। इतना आपको याद रख लेना है, बाकी की। और तीसरे नंबर पे आपका जो स्टेट है गुजरात। अब हम गुजरात के तट पे जो समुन्द्र में तेल क्षेत्र, उनको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो केंद्र सरकार के हैं। हाँ, और आपको पता होना चाहिए कि गुजरात के धरातल पर तो है वो दो ही क्षेत्र, अंकलेश्वर व कलोल क्षेत्र। अंकलेश्वर व कलोल क्षेत्र, कलोल कलोल क्षेत्र गुजरात में दो ही है। आपका खड़िया बेट और एडिया बेट जो वो आपके केंद्र सरकार के, गुजरात के नहीं है वो। तो यहाँ अंकलेश्वर, इसको एक ध्यान रख लेना। पंडित नेहरू ने इसे क्या कहा था? पंडित नेहरू ने जब यहाँ तेल निकला क्या कहा था? वसुधारा कहा था, वसुधारा कहा। तो धरातल के अंदर से निकली धारा, ये वाली बात थी आपकी। फिर आपके देखने असम, असम में हमारे कौन कौन से तेल क्षेत्र? असम में सबसे पहला तो माकुम, माकुम है। माकुम के बाद आपका डिगबोई, डिगबोई। माकुम के बाद आपका डिगबोई है। उसके बाद मोरान, मोरान। फिर नाहर कटिया, नाहर कटिया। मोरान के बाद नाहर कटिया, और नाहर कटिया के बाद शिव सागर और रुद्र सागर, शिव सागर और रुद्र सागर, शिव सागर और रुद्र सागर, ये आपके प्रमुख तेल क्षेत्र हैं असम के। प्रियंका वर्मा बेटा मैं बहुत अच्छा हूं, आप बताओ। अयू, अयू अभी आए हो क्या? मैं कितनी देर से घूम रहा हूँ, वो निशान कहाँ गया? फिर मैंने सोचा वो बच्चे ये कहेगी कि वो सर नाम ही नहीं बोला आपने। हाँ, ओके, जल्दी से बताइए, इतनी बातें क्लियर हैं क्या? हाँ, आप लोग जब तक बताओगे तब तक आगे चल पड़ूंगा। अब मैं आपको प्रकार की बातें बताने वाला, तो बताने वाला हूं जो ज्यादा सवाल आते हैं। बाजार आधारित, आधारित तेल, तेल शोधनशाला। तो जो आपकी रिफाइनरी है और जो बाजार आधारित है, वो वाली हमने इधर लिखी। और एक आपकी कच्चा माल आधारित, कच्चा माल आधारित तेल शोधनशाला, ये कच्चे माल के तेल के क्षेत्र में स्थापित होती है। जैसे आपके कोई भी क्षेत्र है, मान लो डिगबोई है, डिगबोई में तेल निकला और वहीं शुद्ध करने की आपने लगा दी रिफाइनरी, वो डिगबोई क्या हो गई? कच्चा माल आधारित हो। आपकी डिगबोई, डिगबोई तेल शोधनशाला कैसी तेल शोधनशाला है? कच्चा माल आधारित, वहीं तेल निकलता है, वहीं शुद्ध करते हैं। आपको पता है। एक आपकी नुमालीगढ़ है, नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ तेल शोधनशाला, तेल शोधनशाला, ये भी आपकी कहाँ है? असम में। और जहां तेल निकलता है वही है ये। यही जैसे तेल का क्षेत्र से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर, ये वाली बात है। अब जैसे आपकी एक गुवाहाटी है, गुवाहाटी, गुवाहाटी तेल शोधनशाला। और एक वो क्या नाम है उसका, कोगाई गांव तेल शोधनशाला, कोगाई गांव
बोगाई गांव तेल शोधनशाला, ये दोनों भी असम में, सब की सब असम में तेल निकलता है और वहीं शुद्ध हो जाता है। ये कच्चा माल आधारित है। इसके अलावा आपकी जैसे वाडीनर, वाडीनर ये गुजरात का स्थान है, वहां पे तेल निकलता है और वहीं पे तेल शोधनशाला हो जाती है। एक पंचपदरा, पंचपदरा आजकल बालोतरा में हो गए। चलो तो बालोतरा से कोई मतलब, राजस्थान से ही मतलब। ये भी आपकी तेल शोधनशाला कच्चा माल आधारित है। और एक कोयली गुजरात, एक आपकी कोयली, कोयली गुजरात, ये आपकी तेल शोधनशाला जो है, जहां तेल निकलता है वहीं पे ये आपकी कैसे होगी, कच्चे तेल आधारित होगी। ओके ओके भाई ओके। अगली बाजार आधारित तेल शोधनशाला, बाजार आधारित में आप बताइए बरौनी, मैं नाम लिखता जाता हूं, बरौनी, बरौनी तेल शोधनशाला। आपकी हल्दिया, आप बताओ हल्दिया में कौन सा तेल निकलता है? वहां केवल और केवल आपके बाजार है, इसलिए तो है आपकी। और देखो जैसे ताती पाका, हाँ ताती पाका, ताती पाका आंध्रा में है, आंध्रा में। हल्दिया कलकत्ता में है ही, कलकत्ता के पास। एक आपकी चेन्नई में, चेन्नई में तेल शोधनशाला है, वो भी आपकी बाजार आधारित होगी। एक आपकी नागपट्टिनम, नागपट्टिनम, ये आपकी तमिलनाडु में है, ये भी बाजार आधारित तेल शोधनशाला है। अच्छा आपको नहीं पता हो तो जैसे पानीपत, पानीपत में तेल शोधनशाला है हरियाणा। अब हरियाणा में कोई तेल थोड़ी निकलता है, लेकिन तेल चाहिए तो सही, इसलिए ये है। आपका जैसे मथुरा है, मथुरा, मथुरा यूपी वाली, इसको एचबीजी पाइपलाइन से तेल मिलता है, वो तेल शोधन होता है। आपकी बठिंडा, बठिंडा, बठिंडा पंजाब, ये भी तेल शोधनशाला आपकी बाजार आधारित है। और भी मैं आपको बता सकता हूँ, लिखी पानी। एक विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आंध्रा में, ये भी आपकी बाजार आधारित है। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ये बातें क्लियर है क्या, बता दो भाई। ये जो बात मैंने बताई, इसके अलावा भी कोई एग्जाम में आ जाएगा, आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर, आराम से कर पाओगे। तेल क्षेत्र के आसपास की तेल शोधनशाला है, वो आपकी कच्चा माल आधारित है, और तेल शोधन क्षेत्र से बहुत दूर की है तो वो बाजार आधारित है। बस इतनी तो बात होती है। हाँ, इतनी बातें क्लियर है। करें अगली बात शुरू। अगली बार आप, अगला जो हमारा खनिज रहेगा वो रहेगा प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। हम बात करें प्राकृतिक गैस को तो सबसे पहले 21वीं शताब्दी का ईंधन, 21वीं शताब्दी का ईंधन, सही बात है भी। 19वीं शताब्दी का ईंधन था कोयला, 20वीं शताब्दी का ईंधन था खनिज तेल, 21वीं शताब्दी का ईंधन आपका प्राकृतिक गैस। और अभी जो 22वीं शताब्दी आएगी उसमें आपके सब के सब क्या आ जाएंगे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इनका इनका योगदान आ जाएगा। हाँ, तो 21वीं सदी का ईंधन पहली बात। इसका भाई बाकी चीजें तो क्लियर है ही, कैसे बनता है वो सब तो, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस दोनों एक साथ ही तो बनती है। हाँ, उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो अपतटीय क्षेत्र में होता है, अपतटीय क्षेत्र। और अपतटीय क्षेत्र में भी दो क्षेत्र हैं आपके, बॉम्बे हाई व बसीन, बसीन, बॉम्बे आई और बसीन मिलके लगभग लगभग 67% का
प्रोडक्शन करता है, बरौनी बिहार में है भाई। बरौनी बिहार में पहली बाजार आधारित तेल शोधनशाला थी बरौनी, बरौनी बिहार में। संदीप बरौनी बिहार में। हाँ। अपतटीय तेल क्षेत्र बॉम्बे आई, अरे अपतटीय क्षेत्र बॉम्बे आई और बसीन में लगभग लगभग 70% के आसपास हमारी प्राकृतिक गैस का उत्पादन अपतटीय क्षेत्र में होता है। 2 नंबर पे आपके सबसे ज्यादा उत्पादन होता है प्राकृतिक गैस का असम में, असम में, याद रखना। 3 नंबर पे गुजरात में, गुजरात में, और 4 नंबर पे राजस्थान में। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि खनिज तेल और प्राकृतिक गैस दोनों साथ साथ मिलते हैं, लगभग लगभग दोनों साथ साथ मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद एक अन्य क्षेत्र जहां प्राकृतिक गैस के भंडारों का पता चला है, पिछले दिनों हमने लिखा भी था, के जी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, के जी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। ओके। एक सवाल और आ जाता है, गेल की स्थापना कब हुई? गेल, GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो ये 1984 में की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य उस समय जो डिसाइड किया गया था वो ये किया गया था कि ये क्या करेगी, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के रूप में प्राकृतिक गैस के परिवहन और विपणन यानी व्यापार से संबंधित काम करेगी, है ना। अब तो ये गैस से संबंधित सारे काम यही देखती है। ओके। अब आपके एक सवाल बन सकता है, गैस का उपयोग, गैस का उपयोग आप बताओ सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस का उपयोग किस में होता है? जल्दी से मुझे आप कमेंट करके बताओ, प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उपयोग किस में होता है, बताओ, आप बता दो। तब तक मैं आपको 2-3 बातें और बताता हूं। गैस आधारित विद्युत संयंत्र, विद्युत संयंत्र, गैस आधारित विद्युत संयंत्र, जिनसे गैस से आपकी क्या बनती है? बिजली बनती है। एक तो आपका नाम रूप में है, ये सीधा सवाल आते हैं जो मैं बता रहा हूं, नाम रूप असम, नाम रूप असम। दूसरा आपका ध्रुव वर्ण और काबास, ध्रुव वर्ण और काबास, काबास, ये आपका गुजरात में है। यहाँ पे भी आपकी क्या बनती है? प्राकृतिक गैस से बिजली बनती है। और एक अंता 12, अंता, अंता 12 जिले में है, और 12 जिला आपका राजस्थान का जिला है। वहां पे HBJ, HBJ से इसको गैस प्राप्त होती है। हाँ। और 4 नंबर पे आपका एक और ओरेया यूपी में, ओरेया यूपी में, ओरेया यूपी में 4 आपके प्रमुख गैस आधारित संयंत्र हैं। और ये बता रहे हैं कि सर प्राकृतिक गैस का उपयोग सबसे ज्यादा घर पे सिलेंडर में काम आता है, नहीं आता भाई। सबसे ज्यादा उपयोग जो होता है वो रासायनिक, रासायनिक उर्वरक उत्पादन में, और वो भी आप आइडिया इस बात से लगा लेना 40%। हाँ। और दूसरे नंबर पे बिजली उत्पादन में, बिजली उत्पादन में 30%। और LPG जो आपके घर पे गैस का सिलेंडर भरा जाता है, ये आपके गैस के उपयोग हैं। इतनी बातें क्लियर हैं तो आप बता दो। जल्दी बताया करो भाई, मैं बार बार एक बात कहता हूं, जैसे मैं लिख के हटूं आपने यदि लिख लिया होता है तो आप तुरंत कमेंट किया करो कि सर हमने लिख लिया, लेकिन तुम पता नहीं कहां खो जाते हो, बताते ही नहीं हो।
हाँ भाई, कमेंट आनी कब तक आएंगे, तब तक मैं अगली बात पे चलता हूं। और अगली हमारी होगी नाभिकीय ऊर्जा। सबसे पहला सवाल एटॉमिक पावर। एटॉमिक पावर हमारी बनती किससे है? यूरेनियम और थोरियम से। यूरेनियम व थोरियम से बनती है। यूरेनियम व थोरियम से बनती है। तो एक सवाल आता है कि यूरेनियम और थोरियम तो इतना महंगा है, तो फिर यूरेनियम और थोरियम से जो बिजली बनेगी वो तो बहुत महंगी बनेगी। ओके, अभी यदुवंशी बेटा सारा डिटेल थोड़ी होता है, छोटे छोटे कार्यों में। बाकी तो एलपीजी का प्रयोग छोटे छोटे कार्यों में होता ही है, मोटे उपयोगों की बात कर रहे थे हम। यूरेनियम और थोरियम से आपकी बिजली बनती है। अब एक सवाल उत्पन्न होता है, यूरेनियम थोरियम तो सर बहुत महंगा होता है, तो क्या यूरेनियम थोरियम की बिजली भी महंगी होगी ना? क्योंकि आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हो कि 1 केजी यूरेनियम से जितनी बिजली बनती है उतनी हजारों केजी कोयले से बनती है। हजारों केजी कोयले से यूरेनियम और थोरियम महंगे होते हैं, परंतु यूरेनियम और थोरियम से बनी बिजली जो होती है वो सस्ती होती है। ये बात याद रखना। तो ये तो एक सामान्य सा सवाल था जो आपको एग्जाम में नहीं आता, बस सामान्य वे में आपके लिए जरूरी था। उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि भारत में परमाणु ऊर्जा का विकास किसने किया? भारत में परमाणु ऊर्जा का विकास, भारत में परमाणु ऊर्जा का विकास, भारत में परमाणु ऊर्जा का विकास का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। डॉक्टर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ये इसके जन्मदाता रहे हमारे। भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास का श्रेय डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाता है। अच्छा, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, ऊर्जा आयोग की स्थापना, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना तो 1948 में हुई। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में। और आणविक अनुसंधान केंद्र कब खुला पहली बार? आणविक, आणुविक नहीं, आणविक, आणविक अनुसंधान केंद्र, आणविक अनुसंधान केंद्र, तो इसके ऊपर रिसर्च करने का केंद्र सबसे पहले ट्राम्बे में खुला। ट्राम्बे, और ट्राम्बे में कब खुला? 1954 में। सबसे ज्यादा बार जो सवाल पूछे गए हैं, एक तो ये वाला पूछा गया है, एक ये वाला पूछा गया है। एक और सवाल पूछा गया है कि आणविक अनुसंधान केंद्र का नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कब किया गया? इसका नाम 1967 में भाभा अनुसंधान केंद्र कर दिया। अनुसंधान केंद्र कर दिया। पिछले से पिछले एच स्टेट में भी ये सवाल आया है। एच स्टेट पीजीटी में या टीजीटी की बात थी वो। हाँ, 1967 में भाभा अनुसंधान केंद्र कर दिया, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया। ये आपकी कुछ बात थी। हाँ जी, ये आपकी जो बात है ना, ये गूगल तो बताता है कि 1 किलो यूरेनियम से 25 लाख केजी कोयले के बराबर बिजली बनती है। लेकिन बेटा ये कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है। गूगल तो ये बताता है कि 1 केजी यूरेनियम में जितनी बिजली बनती है उतनी बिजली 25 लाख केजी कोयले में बनती है।
ये बेटा कमेंट आने के बाद तो पता चलता ही है, आप जब तक। ट्राम्बे किस जगह है? महाराष्ट्र में बेटा। ट्राम्बे मुंबई के पास महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है बेटा, महाराष्ट्र में। ट्राम्बे, ट्राम्बे महाराष्ट्र में। ओके, इतनी बातें क्लियर है। अब जो बात करेंगे हम, वो प्रमुख परमाणु विद्युत केंद्रों की बात करेंगे। प्रमुख परमाणु विद्युत केंद्रों की बात, तो हमारे प्रमुख परमाणु विद्युत केंद्र, प्रमुख परमाणु विद्युत केंद्र कौन से? प्रमुख परमाणु विद्युत केंद्र सबसे पहला लगा था तारापुर में, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। अच्छा, इसके दो सवाल आपसे बहुत बार पूछे जाएंगे। एक तो ये कहां है? महाराष्ट्र में। दूसरा आपको ध्यान रखना है कब लगाया गया? 1969 में, 1969 में। और तीसरा आपको यह भी बताना रहेगा कि ये किसकी सहायता से लगाया गया? यूएसए की सहायता से, यूएसए की सहायता से स्थापित, यूएसए की सहायता से स्थापित देश का पहला परमाणु विद्युत घर है। परमाणु विद्युत घर, देश का पहला परमाणु विद्युत घर था। दूसरा आपका राजस्थान के रावत भाटा में लगा था, तो रावत भाटा, रावत भाटा परमाणु विद्युत घर है राजस्थान। ये राजस्थान के चित्तौड़ जिले में लगा है रावत भाटा। हाँ, रावत भाटा। ये आपका रावत भाटा कनाडा के सहयोग से 1973 में स्थापित किया गया। कनाडा के सहयोग से 1973 में स्थापित, कनाडा के सहयोग से 1973 में स्थापित किया गया और देश का दूसरा था। इसके बाद आपको कभी साल नहीं पूछेंगे, लेकिन नाम पूछेंगे। जैसे आपसे पूछ लेंगे कलपक्कम कहाँ है? कलपक्कम। वैसे मैं जब भी किसी का आसपास के क्षेत्र की बात करता हूं तो बताता रहता हूं। जैसे नरोरा कहाँ है? नरोरा, नरोरा। कैग्गा कहाँ है? कैग्गा, कैग्गा। काकरापारा कहाँ है? काकरापारा, काकरापारा, काकरापारा। परमाणु विद्युत घर है, सब परमाणु विद्युत घर है। कलपक्कम, कलपक्कम आपका तमिलनाडु, चेन्नई। अच्छा, मैं आपको इनकी साल सबकी भी बता दूंगा, लेकिन वो जरूरत नहीं है। नरोरा आपका यूपी में है, यूपी में। काकरापारा हमारा गुजरात में ताप्ती नदी के किनारे है। और केग्गा जो है वो कर्नाटक में है, कर्नाटक। केग्गा कर्नाटक में है, केग्गा कर्नाटक में है। कलपक्कम तमिलनाडु, चेन्नई। हाँ, इससे आगे की जरूरत नहीं है बेटा, फिर हमने अपने आप लगाने शुरू कर दिए ना। हाँ, इतनी बात है। इसके बाद में आपको कुछ निर्माणाधीन, जो अभी कुछ चालू हो गए, कुछ पेंडिंग है, वो भी बताऊंगा। इनके केवल नाम आने, केवल नाम आने, केवल नाम। काकरापारा परमाणु विद्युत घर कहाँ है? आप पीछे के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, तुम देखते नहीं हो। पीछे के प्रीवियस ईयर उठाओगे तो आपको हर एग्जाम में सवाल मिलेगा। जैसे आपका जैतापुर कहाँ है? जैतापुर परमाणु विद्युत घर कहाँ है? महाराष्ट्र में। जैतापुर परमाणु विद्युत घर कहाँ है? महाराष्ट्र में। एक आपका चुटका, चुटका परमाणु विद्युत घर कहाँ है? एमपी में, एमपी में है भाई। और इसके बाद आपका कुड़नकुलम कहाँ है? कुड़नकुलम, कुड़नकुलम तमिलनाडु में, कुड़नकुलम। उसके बाद आप चलोगे कोवड़ा,
कोवड़ा आंध्र प्रदेश में है, कोवड़ा आंध्र प्रदेश। इनके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो उससे आपके दिमाग में रहेगा। तो ये तो उसमें आया हुआ है, हरिपुर पश्चिम बंगाल में, हरिपुर पश्चिम बंगाल में। आप एच टेट के पेपर उठा के देख लेना, लगभग एग्जाम में आपको इससे सवाल मिलेगा। एक आपका कमहरिया, ये वाला तो हम भूल ही गए थे, कमहरिया, कमहरिया, ये कमहरिया गांव में लगा है और ये आपका फतेहाबाद में है, फतेहाबाद में, फतेहाबाद। और ये आपका हरियाणा में है बेटा, हरियाणा में। ये भी आपके हरियाणा जीके में भी काम का है। ऋतु पेपर में नहीं आते बेटा इसमें। नहीं ऐसा नहीं आएंगे, विशाखा ऐसा नहीं आते। हाँ, इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तरफ आपको परमाणु विद्युत ग्रह दिए जाएंगे और एक तरफ आपको मिलेंगे क्या, स्टेट। अच्छा, एक बार आप मुझे ये बताएं कि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक कराएं या पहले इन जो करवा दिए इनके क्वेश्चन आंसर कराएं, ये वाली बात आप मुझे बता दें।